अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पोर्ट्स ऑन के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला। पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड के दौरे पर है। वहां पर कल भी मैच नहीं हो सका। 3 मैचेस की जगह सिर्फ एक मैच हुआ है और एक मैच में पाकिस्तान को 23 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा है। कल लास्ट मैच होने जा रहा है, वो ओवल में होगा और इत्तलात यही है कि वहां पर भी बारिश का इम्कान है। कल का मैच होता है या नहीं, इस पर भी हम बात करेंगे। पाकिस्तान की वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स पर भी हम बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया इरफान ज़हीर ने कार्डिफ से, उनको वेलकम करेंगे प्रोग्राम में। इसके साथ साथ हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर लिया इजहार बाजवा साहब ने, आपको भी खुश आमदीद। इरफान, जब से आप वहाँ गए हैं वहाँ मैच ही कोई नहीं हो रहा बारिश हुई जा रही है और हमने तो देखा था कि हम कम्बिनेशन चेक करेंगे वहाँ पर जब मैचेस होंगे, अपनी स्ट्रेंथ देखेंगे, वीकनेसेस देखेंगे, स्ट्रेटजी बनाएंगे, लेकिन उसका तो मौका ही नहीं मिल पा रहा। देखिए, आपने मेरे पे मलबा डाल दिया कि मेरे लंदन वापस आ चुके हैं जी। अभी टीम भी आ चुकी है, हम लोग भी आ चुके हैं और कल इधर मैच खेला जाएगा। अगर उस हवाले से बताएं तो इधर भी कल 4-5 घंटे मैच से पहले बारिश है। इधर भी लंदन में भी प्रेडिक्शन यही है कि कल भी 4-5 बारिश घंटे है। पहले बारिश जी, कल भी बारिश है। तो ये एक थोड़ी सी सैड न्यूज है कि ये बारिश वाला जो मामला है, और इधर थोड़ी देर बारिश होती है फिर वेदर क्लियर होता है। फोरकास्ट जो है वो आप कुछ प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते। और अच्छा खासा जो है वो वेदर जो है वो चिली भी है। आपको ठंड वाला मामला भी देखने पड़ते हैं। कोई टेंटेटिव आपका जो टेम्परेचर है वो 12 से 15 के दरमियान रहता है। तो खैर, वेदर जब क्लियर हो जाता है तो फिर ऑब्वियसली एक बेहतर आपको बड़ा अच्छी आपको आउटफील्ड भी नजर आएगी। स्पेक्टेटर तो आपने देखा कि कल बारिश में भी कार्डिफ में बहुत ज्यादा तादाद में आए। देवर होपिंग इज द होप कि किसी तरह मैच हो और हम मैच देखें। जहां तक बात आपने इमरान दूसरी की कम्बिनेशन के लिहाज से, यस, पाकिस्तान के लिए 4 मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट थे। और जिस तरह हमने कल प्री मैच में भी बात की थी कि पाकिस्तान अपने डिफरेंट कम्बिनेशन को ट्राई करेगा। उस्मान खान को इंडक्ट कर दिया गया था प्लेइंग 11 में, अबरार आ चुके थे। तो दोनों के लिए हमने देखना था कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। और ये जो बिफोर वर्ल्ड कप आप कुछ अपना कम्बिनेशन जो बनाना चाह रहे थे 4 मैचेस में, उसमें आपको हेल्पफुल हो सकता था। बट अनफॉर्चुनेटली 3 में से 2 मैच तो हो नहीं पाए। और कल भी अगर आप उस्मान को और उसको देखना चाहते हैं, अबरार को, तो नहीं देख पाए। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि माइंडसेट जो है ना, वो क्लैरिटी नहीं है टीम की, थिंक टैंक की। वो कंफ्यूज है, वो सोच कुछ हो रहे हैं, करना कुछ और चाह रहे हैं। कभी वो उन्होंने कहा कि हम साइम के साथ स्टिक करेंगे, शादाब के साथ करेंगे। बाबर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शादाब हमारे मैच विनर हैं और यही हमें मैच जिताएगा। और हमने देखा कि जब प्रेशर बिल्ड हुआ मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, तो उन्होंने शादाब को बाहर कर दिया। तो ये क्लैरिटी कैप्टन का या कोच का होना बहुत जरूरी है। रिगार्डलेस के क्या क्रिटिसाइज हो रहा है, कैसे चीजों को लेके चल रहा है, उनका माइंड स्टिक करना चाहिए। और अगर आप मीडिया की बातों के ऊपर अपना प्लान लेके चलेंगे तो फिर तो ऑब्वियसली आप डेली टीम चेंज कर रहे होंगे। इसी तरह उस्मान की अगर थोड़ी बात कर रहे हैं तो उस्मान को ऑब्वियसली मेरा मानना यही था कि आपने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ट्राई किया, उसने 3 मैचेस में रीजनेबल परफॉर्मेंस दी। दो वैसी नहीं थी जैसे पीएसएल में थी, बट यस, नोइंग दैट फैक्ट कि आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट और जो डोमेस्टिक होता है उसका फर्क होता है, जी। तो आपको चांस देना चाहिए था। बट आपने उसको प्रेफरेंस नहीं दी। बट मेरा मानना ये भी है कि अगर आप उस्मान को खिलाते हैं तो जो उसका नंबर है एज ए ओपनर का, आपको उस पर खिलाना चाहिए। बट देखते हैं कि कल मैच में अब मैच चला करेगा होगा और आप देखेंगे फिर किस कम्बिनेशन के साथ जाते हैं। ठीक है। अच्छा इजहार, जैसे कि अभी जोई साहब भी बात कर रहे थे कि थोड़ा सा प्रेशर आता है और डिसीजन चेंज हो जाता है, क्या इनकी इतनी प्रैक्टिस नहीं हो गई कि प्रेशर लेकर किस तरह से रहना है और साथ में अपने डिसीजंस के साथ स्टिक रहना है? आगे तो इससे बड़ा इवेंट है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? देखिए, मैं तो इसको एक अच्छी चीज़ समझता हूँ, क्योंकि जो साबका दौर था बाबर आजम का, उस पर उनके ऊपर ये तनकीद होती रही कि वो जब कोई माइंड बना लेते हैं तो ही इज़ नॉट विलिंग टू ऑल्टर हिज डिसीजन। वो चेंज नहीं करते, चाहे जो मर्ज़ी सिचुएशन हो, चाहे जिस तरह मर्ज़ी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस हो, तो वो उनमें एक किस्म की रिजिडनेस आ जाती है। लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि इस दफ़ा जब उन्हें दोबारा से कैप्टनसी दी गई है तो उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं। कुछ जो उनकी पुरानी हैबिट्स कह लें या पुराना अप्रोच था, उसमें थोड़ी चेंजेस नज़र आ रही हैं। एक तो जिस तरह रिजवान और बाबर की जो जोड़ी होती थी, वो हमेशा शूइन होता था कि जो भी होगा रिजवान और बाबर ओपन करेंगे। एक तो उन्होंने उसको चेंज किया है, उसकी जगह वो एक मिक्स कॉम्बिनेशन लेके आना चाह रहे हैं कि एक एग्रेसिव बैट्समैन हो, क्योंकि रिजवान और बाबर का ही क्रिटिसिज्म था कि वो उनका स्ट्राइक रेट जो है वो दोनों का इतना जो मॉडर्न डे T20 रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक नहीं है। तो उन्होंने उसको चेंज किया। वो कोशिश करें कि हमने देखा कि कुछ सीरीज़ में बाबर और साइम ने ओपन किया, कुछ में रिजवान और साइम ने ओपन किया, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि वो इसको ऑल्टर करें।
दूसरी जो बात आ रही है कि बाकी भी जो साइम अगर परफॉर्म नहीं कर रहा या उस्मान है, उस हवाले से उस्मान को मौका देने की के बारे में डिस्कशन की जा रही है। साथ ही साथ जब बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया है, ये बड़ा सबके लिए ऑब्वियस है, मीडिया हम भी बड़े गौर से देख रहे हैं, इवन जो मैनेजमेंट है या स्पेक्टेटर्स भी, के शादाब की जो क्वालिटी ऑफ बॉलिंग है वो रिसेंट सीरीज़ में इट इज़ नॉट अप टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। बेशक फ्रेंचाइज क्रिकेट में एज अ बॉलिंग या बैटिंग ऑलराउंडर, बल्कि जो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन भी रही है रिसेंट PSL सीजन में एज अ बैटिंग ऑलराउंडर, उनकी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस थी बैट। तो उन्होंने इस बात को रियलाइज़ किया कि शादाब अगर नहीं अच्छा परफॉर्म करे तो उनके पास अबरार की ऑप्शन है, तो उसको ट्राई आउट करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि जो 2 मैचेस 4 की जो सीरीज़ है उसमें से 2 मैचेस वॉश आउट हुए, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। ये ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए अनफॉर्चुनेट है बल्कि इंग्लैंड के लिए भी अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि इंग्लैंड का भी जो रीसेंट रन ऑफ फॉर्म है वाइट बॉल क्रिकेट का, वो बहुत ही सब स्टैंडर्ड रहा है। जो लास्ट वर्ल्ड कप था 2020, हालांकि वो डिफेंडिंग चैंपियंस है T20 के, लेकिन जो लास्ट वर्ल्ड कप था उनका ODI का, उसमें भी उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। उसके बाद उनकी वेस्ट इंडीज़ से वाइट बॉल सीरीज़ हुई, उसमें वो ODI भी 3-2 हार गए, ODI भी 2-1 हार गए, T20 भी 3-2 हार गए। फिर रिसेंटली उनकी जो टेस्ट मैच सीरीज़ हुई है इंडिया से, वो भी वो हार गए। तो उनकी भी कोई बहुत अच्छी फॉर्म नहीं जा रही थी। वो भी चाहते थे कि पाकिस्तान के खिलाफ अपने चारों के चारों मैचेस को यूटिलाइज करें गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप। तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। ठीक है, बिल्कुल वो तो नज़र आ ही रहा है हमें। लेकिन इरफान, आप ये बताइए, शादाब की बात हो रही है, हमें पता है कि खिलाड़ियों में दिन होते हैं, किसी का शादाब का हो सकता है उस दिन ना हो, और 55 रन उन्होंने स्कोर खा लिए जिसकी वजह से पाकिस्तान हार भी गया। तो क्या इस एक परफॉर्मेंस की वजह से उनको टीम से बाहर निकाला जा सकता है, किसी और को टीम में इंडक्ट किया जा सकता है? ये जस्टिफाइड है आपके ख्याल में? एक दिन ना होना तो मैटर करता है, जबकि 10 दिन ना हो तो फिर प्रॉब्लम आती है। हर मैच में नहीं हो रहा, और हम देख रहे हैं कि आयरलैंड के गेम्स, फिर अभी इंग्लैंड के गेम्स, फिर न्यूजीलैंड के गेम्स भी, जिस मैच में भी उतरे हैं उनको बहुत रन कंसीड किया उन्होंने। और बाबर के को ओबियसली सब जानते हैं कि वो शायद कहीं ना कहीं उनकी दोस्ती काफी है, और इसी वजह से उसामा मीर को पॉसिबिलिटी यही थी कि वो आएंगे स्क्वाड में, बट नहीं आ सके। और देखे ना आपने, इमरान अपना क्राइटेरिया पहले क्या डिफाइन किया कि हम PSL की बेस पे लड़के रखते हैं। हम बात करते थे काइजन ट्रॉफी होना चाहिए, डोमेस्टिक को वैल्यू करना चाहिए। चले, जब सारी कौम ने मान ही लिया कि आपकी जो परफॉर्मेंस है PSL है, चले आपने कहा जी सबसे कंपेटिटिव क्रिकेट PSL है, उसकी बेस पे लड़के रहेंगे, तो फिर उसकी बेस पे तो ऑब्वियसली आपने देखना था कि उसामा हाईएस्ट विकेट टेकर था। इवन जो मोहम्मद अली है वो सबसे बेस्ट आपका हाईएस्ट विकेट टेकर था पेस बॉलिंग के अंदर। तो मेरा ख्याल था कि कहीं ना कहीं उसको भी चांस देना चाहिए था। तो ये हमारे कल्चर का पार्ट है, ये कहीं ना कहीं होता है। शादाब देखे, पास में पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मैच विनर रहा है, इसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते जी। लेकिन आपकी रिसेंट फॉर्म भी बहुत मैटर करती है। हसन अली भी आपका बहुत बड़ा मैच विनर था। अब हम देख रहे हैं कि हसन अली किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं। जब आते हैं तो हर मैच में रन्स देते हैं। बैटिंग उनकी ऑलमोस्ट, बैटिंग में भी वो रन्स करते थे, अब नहीं कर पाते। इसी तरह हारिस रऊफ की एग्जांपल देना मैं फिर चाहूंगा, वो बहुत बड़े मैच विनर रहे हैं। उन्होंने 2-3 साल पाकिस्तान को विक्ट्रीज में बहुत अहम रोल प्ले किया। बट अब हम देखते हैं कि वो हर मैच में 50 करते हैं। वो बल्कि एक बड़ी फनी चीज है, और इसे लाइटर नोट पे हम कहते हैं कि वो एक बंदा बात कर रहा था स्टेडियम में, उसने कहा सबसे कंसिस्टेंट प्लेयर कौन है पाकिस्तान के, मैंने कहा हारिस रऊफ और शादाब। उसने कहा अच्छा वो कैसे? मैं कहा ये हर मैच में T20 में 50 बनाते हैं और ODI में 100 बनाते हैं, बैटिंग में नहीं बॉलिंग में, लेकिन कंसिस्टेंट है। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि आपने जो रिसेंट फॉर्म है, करंट फॉर्म है, उसको कोई कैसे लेके चलता है। तो ये अब मेरा ख्याल है कि ऑब्वियसली उन पे प्रेशर है। अगर उनकी कोई फिटनेस का मसला है तो उसको कवर करके आए। लेकिन इरफान, आपने बड़े अच्छे खिलाड़ियों के नाम लिए, हारिस का नाम लिया, हसन का नाम लिया, शादाब का नाम लिया, लेकिन इतने बड़े बड़े बॉलर्स होने के बावजूद भी हम देख रहे हैं कंसिस्टेंसी नहीं है इनकी परफॉर्मेंस के अंदर। इनको तो बहुत आगे तक चलना चाहिए था, इसका ड्यूरेशन बहुत लंबा होना चाहिए था। वैसे इमरान, ये बड़ा हमारे लिए सैड और अनफॉर्चुनेट है कि हमारा कोई लड़का आता है, वो अपनी पीक को टच करता है। आप दुनिया क्रिकेट के अंदर अगर आप देखें, खास तौर पे मैं एग्जांपल ऑस्ट्रेलियन की या हम इंग्लैंड के प्लेयर की देंगे, या आप चले न्यूजीलैंड के प्लेयर की भी दे सकते हैं, वो ग्रेजुअली वक्त के साथ और लीथल होते हैं और डेंजरस बनते हैं दूसरी ऑपोजिशन के लिए। वो इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। मैं आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री बता सकता हूँ, 99.9% आपको ऐसे प्लेयर मिलेंगे जिन्होंने स्टार्ट तो बड़ी पीक से किया, और फिर जब वो डिक्लाइन उनका आता, फिर उनका ग्राफ ऊपर जाने की बजाय और अच्छा होने की बजाय वो नीचे जाते हैं। इसमें से इसीलिए तो
बाबर आजम को हाईली रेट किया जाता है कि बाबर वो वाहिद बैट्समैन है जिसने लो पे शुरू किया या नॉर्मल क्रिकेट से, मीडियोकर क्रिकेट से स्टार्ट किया और वो पीक की तरफ गया, उसने रन ज्यादा बनाए। बाकी आप किसकी एग्जांपल लेंगे? आप एक एक प्लेयर को उठा के देख लें, उसने पहले स्टार्ट अच्छा लिया, 3 का तो हमने नाम लिया, हसन अली, इवन शहीन की बात कर लें, आमिर की बात कर लें, इमाद की बात कर लें, ठीक है, आप किसी भी प्लेयर की बात कर लें, आप उसका स्टार्ट ऑफ कैरियर देखेंगे, वो पीक था, अब देखेंगे तो डिक्लाइन है। ये दुनिया में कहीं नहीं होता, ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है। किसी भी दुनिया की टीम को उठा के देखेंगे तो उनके हर प्लेयर ग्रेजुअली खेलने के बाद वो इम्प्रूव करता है, उसका स्किल लेवल बेहतर होता है, उसका टेम्परामेंट बेहतर होता है। बट हमारे पाकिस्तानी प्लेयर शुरू में अच्छा खेलते हैं, हमने पास में शर्जील देखा, दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट था, वो पता नहीं कहाँ गया, उमर अकमल कहाँ था, अहमद शहजाद कहाँ था, आज उनके नाम भी नजर नहीं आ रहे कहीं पे। तो ये प्लेयरों के ऊपर भी बड़ा ऑनस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ग्रेजुअली वक्त के साथ अपने अपने आप को एनहेंस करे, स्किल लेवल को इंक्रीज करे और दुनिया में नाम बनाए। शायद मुझे लगता है जी कहीं ना कहीं ये इनके माइंडसेट की गेम है। सर्टेन जब इनको फेम मिल जाता है, नाम बन जाता है, पैसा आ जाता है, ये कंप्लेसेंट हो जाते हैं। इनको लगता है कि अब हमने शायद जो लाइफ में अचीव करना था वो अचीव कर लिया। वो इनके अंदर हंगर, इनके अंदर जो अर्ज होती है एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे कम्पीट करने की, कि वो लैक कर जाती है और उसका रिजल्ट फिर हमें ये मिलता है। ठीक है, बिल्कुल बड़े अहम नुकात आपने उठाए हैं, से भी हम पूछेंगे, लेकिन फिलहाल हमें छोटी सी ब्रेक लेनी है। T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप ए की बात कर लेते हैं, जिसमें पाकिस्तान है, कनाडा है, इंडिया है, आयरलैंड है और USA है। तो इजहार, इस ग्रुप को देखते हुए कितना ये मजबूत ग्रुप है, पाकिस्तान को कितने मजबूत हरीफों से पाला पड़ सकता है, और ख़ास तौर पर USA के साथ जो फर्स्ट मैच है, क्योंकि आपको पता है चंद रोज़ पहले USA और बांग्लादेश का जो मैच हुआ था उसमें USA जीत गया था। देखिए, जो भी टीम वर्ल्ड कप खेल रही है आप उसको इजी नहीं ले सकते। जो रिसेंट ख़ास तौर पे जो T20 फॉर्मेट ऐसा है कि ऑन द डे जो अफिलिएट साइड्स होती हैं, जो टेस्ट प्लेइंग साइड नहीं भी होती, जिस तरह US है या नीदरलैंड्स है, ये भी टेस्ट प्लेइंग साइड्स को हरा सकते हैं। तो आप किसी भी टीम को इजी नहीं ले सकते। आपने देखा होगा कि साबका आयरलैंड ने इंग्लैंड को डिफीट किया था वर्ल्ड कप में, फिर आयरलैंड ने हमें रिसेंट सीरीज़ में हराया है। इसी तरह साउथ अफ्रीका को हॉलैंड ने पिछले दफ़ा हराया था वर्ल्ड कप्स में। तो आप किसी भी टीम को इजी नहीं ले सकते, आपको हर टीम के खिलाफ अपनी ए गेम लेके आना है। और जिस तरह आप बता रहे हैं कि US ने बांग्लादेश को हराया, तो ये बड़ा ही टफ सीरीज विन किए 2-1 से, बड़ा ही टफ ग्रुप स्टेज, टफ होगा किसी भी टीम के लिए। आप देखेंगे इंडिया तो डेफिनेटली बहुत ही टफ मैच होगा, लेकिन जो बाकी मैचेस हैं, आयरलैंड है, आयरलैंड के खिलाफ है, या कनाडा के खिलाफ है, US के खिलाफ है, किसी भी मैच को आप इजी नहीं ले सकते। ठीक है, तो इरफान साहब बताइए, इस ग्रुप में सबसे इजी मैच कौन सा होगा पाकिस्तान का? मेरा ख्याल है कोई भी इजी नहीं होगा। और जो कंडीशन है, जो सर्कमस्टांसेस हैं, खासतौर पे हमारे लिए जो वेरिएबल साइन है, वो हमारी बॉलिंग बनी हुई है। हमारी पिछले 6 डेकेड से 50-60 साल की जो हिस्ट्री है पाकिस्तान क्रिकेट की, उसमें जो स्ट्रेंथ रही है वो बॉलिंग रही है। बट लास्ट एशिया कप से ये डिबैकल स्टार्ट हुआ है और हमारी जो बॉलिंग है वो बहुत ही वेरिएबल साइन बन चुका है। हम बहुत ज्यादा रन्स कंसीड करते हैं, पावर प्ले में भी हिटिंग होती है, एंड के डेथ ओवर में भी बहुत रन देते हैं। तो ये बड़ा एक हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक पार्ट बन चुका है इस टाइम क्रिकेट का। हमारा कोई भी बॉलर इस टाइम उस पोजीशन में नहीं है जिसको हम बात करें कि ये रिलायबल है और ये आके मैच सिंगल हैंडली हमें पाकिस्तान को जिता देगा। हर बॉलर इस टाइम अंडर प्रेशर है। थोड़ा सा मात बेहतर कर रहा है, बट अगेन वो रेगुलर स्पिनर जिसे कहना चाहिए वो तो नहीं है, वो तो एक किस्म का बैटिंग ऑलराउंडर उसको कंसीडर किया जाता है। तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक साइन है। बट वर्ल्ड कप का जो प्रेशर है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो प्रेशर है, यस पाकिस्तान के पास वो एक्सपीरियंस है, शायद इन साइड्स के पास वो एक्सपीरियंस नहीं है और उसको पाकिस्तान कहीं ना कहीं टैकल कर पाए। बट होता यह है कि जब नथिंग टू लूज वाली अप्रोच होती है वो ज्यादा डेंजरस हो जाती है। जब ऐसी साइड्स को पता होता है कि हम वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर ले, यही हमारी जीत है, तो वो फिर ऑल गर्ल जाते हैं, वो कहीं रुकते नहीं है, वो अटैक करते हैं, ऑल आउट करते हैं वो। तो उसमें उनके पास पॉसिबिलिटी होती है कि वो दूसरी टीम को अंडर प्रेशर कर सके। जैसे ज़ार भी कह रहे थे कि T20 फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट है, एक छोटी इनिंग्स, एक अच्छा स्पेल आपकी गेम को स्पॉइल कर सकता है। ODI में जितना या टेस्ट के अंदर जितना लंबा फॉर्मेट होता है, ऐसी छोटी साइड के लिए या जो कम कंपेटिटिव साइड होती है उनको ओवरकम करना मुश्किल होता है, वो कम बैक करना मुश्किल होता है। और बड़ी टीमें जो है वो लंबे गेम के अंदर आके आपको पकड़ लेती हैं। बट जितना छोटा फॉर्मेट होगा, इनकी भी जीतने की रेशो या पॉसिबिलिटी जो है वो उतनी इनहेंस हो जाती है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये इतना आसान ग्रुप नहीं है।
जो लोग कह रहे थे कि इन्होंने तो वैसे आईसीसी ने तो ऐसे ही किया है कि दो अच्छी जो रैंकिंग में टॉप टीमें होती हैं उनको रखा है, बाकी थोड़ा सा रखा है। बट आयरलैंड मुझे लगता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान इंडिया को आयरलैंड भी तंग करेगी, बहुत ठीक ठाक करेगी। चले हम यूएसए की बात कर सकते हैं, कनाडा की बात कर सकते हैं, शायद वो उतनी लीथल नहीं है, बट आयरलैंड के पास पूरा पोटेंशियल है कि वो किसी भी अच्छी साइड को, जैसे अभी रिसेंटली उन्होंने हमें हराया एक मैच, दो में बड़ा टफ टाइम दिया, तो देखे ना तीनों मैचेस में हमें 180 के करीब लेके गए वो। तो इट्स मीन के उनके पास पूरा पोटेंशियल मौजूद है और वो किसी भी तरह पाकिस्तान को या इंडिया को भी, इवन मेरा मानना ये है कि वो डिस्टर्ब कर सकते हैं। ठीक है, डिस्टर्ब कर दें, लेकिन कम से कम ये दो टीमें तो आगे जानी चाहिए, पाकिस्तान और इंडिया। इजहार देखिए जानी तो चाहिए, लेकिन क्रिकेट में वैसे भी आयरलैंड के खिलाफ हमारी कोई हिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं रही। थोड़ा सा डिस्टर्ब करते ज़्यादा ना करें। नहीं, आपको याद होगा शायद 2007 में भी जो इसी तरह का एक ग्रुप स्टेज था, इनिशियल ग्रुप स्टेज, जिसमें हम निकल गए थे वर्ल्ड कप से, आयरलैंड ने हमें हराया था। तो आयरलैंड के खिलाफ एक है, हमारी तारीख भी है कि उन्होंने हमें टफ टाइम दिया हुआ है। तो इस हवाले से लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर ऑन पेपर अपसेट तो कभी भी स्पोर्ट में किसी भी वक्त हो सकते हैं, लेकिन ऑन पेपर अभी भी पाकिस्तान की साइड में इतनी स्ट्रेंथ है कि वो उसको इस ग्रुप स्टेज से क्वालिफाई करना चाहिए, नेक्स्ट राउंड में जाना चाहिए। जो हमारी अभी वीकनेसेस हैं या जो हमने डिसीजन अभी करना है, अभी जो बाज़ाहिर नज़र आ रहा है कि साइम, आज़म और उस्मान, इन तीन में से दो खिलाड़ी खेलेंगे। तो हमने देखा कि न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ आज़म इंजर्ड हो गए तो उस्मान को मौका दिया गया, साइम को न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ भी मौका दिया गया और आयरलैंड के ख़िलाफ़ भी मौका दिया गया। तो उस्मान को अब मेरे ख्याल में मौका देना चाहिए आखिरी मैच में। वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं कि उनमें वो पोटेंशियल है कि डिस्ट्रक्टिव एबिलिटी है कि जब वो एक पिच पे सेट हो जाते हैं तो एक लंबी इनिंग्स खेलते हैं और कोई ऐसी मैच विनिंग इनिंग्स खेलते हैं, तो उनको एक तो मौका देना चाहिए। और बाकी जो हमारी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हैं उस हवाले से बड़ा हम कई दफ़ा अपनी ट्रांसमिशन में बात कर चुके हैं कि जो हमारा चौथा पाँचवा बॉलर है वो भी क्लियर नहीं हो रहा। अगर शादाब 4 ओवर में 55 खाएंगे तो किसी भी बॉलिंग राइट का अगर चौथा पाँचवा बॉलर 4 ओवर में 55 रन कराए तो वो अगली टीम के लिए प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट कर सकती। लकीली जो हमारा लास्ट मैच था, हमने देखा कि बॉलिंग साइड ने, हमारी जो बॉलिंग थी इंग्लैंड के खिलाफ, एक स्टेज पे लग रहा था कि 200 प्लस ले जाएंगे, लेकिन जो हमारे बॉलर से हारिस रऊफ की फॉर्म अच्छी नज़र आ रही थी, शाहीन ने विकेट्स ली, इमाद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। तो एक तो हमें अबरार को एक मौका देना चाहिए आखिरी मैच में, क्योंकि अबरार के आने से हमारा जो बॉलिंग लाइन का लाइनअप का बैलेंस है वो भी काफ़ी हद तक रिटेन हो जाएगा। क्योंकि अभी हमारा बॉलिंग लाइनअप जो नज़र आ रहा है बज़ाहिर, जब शादाब को खिलाते हैं तो वो एक ऑलराउंडर है और वो आउट ऑफ फॉर्म है, जबकि आप 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाते हैं, जब नसीम, शाहीन, आमिर या हारिस या इनमें से अब्बास को भी, या इन पांचों में से जो आप 4 फास्ट, बहुत ही ज़्यादा पेस हैवी आपका अटैक हो जाता है। तो आपको एक तो अबरार को मौका देनी चाहिए, आपकी जो बॉलिंग का जो लाइनअप का बैलेंस है वो भी रिटर्न होगा। साथ ही साथ मुझे लग रहा है कि जैसे आपके पास और ऑप्शंस है, साइम है या इफ्तिखार है, उनको आपने मौका नहीं दिया, क्योंकि एज अ 6 बॉलर आपके पास ऑप्शन होनी चाहिए बड़े मैचेस में। कितने स्पिनर्स के साथ पाकिस्तान जाए वर्ल्ड कप में? मैं तो यही कहूँगा कि 2 स्पिनर्स होने चाहिए, इमाद और अबरार, लेकिन साथ ही साथ आपके पास जो आपके 6 पार्ट टाइम ऑप्शंस हैं, साइम है या इफ्तिखार है, आपको उन्हें भी मौका देना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं कि जो पार्टनरशिप ब्रेकिंग का पोटेंशियल रखते हैं। तो ये बाबर को चाहिए कि इनको भी मौका दे आखिरी जो मैच अगर खेला जाए परमिटिंग रेन। ठीक है इरफान, 2 स्पिनर्स के साथ, 3 स्पिनर्स के साथ, जैसे कल भी आप कह रहे थे कि 4 पेसर्स के साथ हमें जाना चाहिए वैसे। देखिए मैं इसी पॉइंट ऑफ व्यू में कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था। मुझे पता था कि शादाब की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं है और ये अटैक भी शादाब को करेंगे, क्योंकि अब ये टीमें ना सारे होमवर्क करके आती हैं और आपने देखा कि शादाब को बॉल फर्स्ट से अटैक किया, चार्ज किया। इसी तरह उनको हसन अली को भी टारगेट किया हुआ था, हारिस रऊफ को भी टारगेट किया हुआ था। उन्होंने देखा कि ये प्रेशर के बाद कमबैक कर रहा है, उसको भी बॉल फर्स्ट से उन्होंने मारना शुरू किया और उनको भी अच्छा खासा पहले ओवर में भी 15-16 रन पड़े। तो ये जब टीमें टारगेट करके आती है तो आपको गेम प्लान चेंज करना पड़ता है। और हमारा जो है ना, अब इंग्लैंड किसी दौर में होता था, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका ये स्पिनर को अच्छा नहीं खेलते थे। अब वक्त के साथ साथ इन्होंने इतनी शॉट्स डेवलप कर ली हैं, खासतौर पे ये स्लॉग स्वीप मारते हैं, रिवर्स फ्लिप करते हैं। आपने देखा होगा बटलर को, उसने शादाब को रिवर्स फ्लिप के ऊपर छक्का मारा था। तो अब रिवर्स फ्लिप के ऊपर अगर एक बंदा छक्का मार रहा है तो इसका मतलब है उसकी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है। तो अब इतनी ज्यादा शॉट्स आ गई, अब वो टाइम नहीं रहा कि ये स्पिनर को खेल नहीं सकते। अबरार को जरूर चांस देना चाहिए, अबरार खेलना भी चाहिए, क्योंकि शादाब परफॉर्म नहीं कर रहा तो सेकंड स्पिनर के तौर पे वो है। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब एडवांसमेंट इतनी ज्यादा हो गई, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा हो गई है कि वो ऑन द हैंड रीड कर लेते हैं एक बॉलर को। अब वो मिस्ट्री स्पिनर का जो
एक किसी दौर में होता था ना, एक उसका मैजिक केमिस्ट्री स्पिनर आ गया, पता नहीं क्या करेगा, जैसे सिकलैन मुश्ताक थे, वो दूसरा करते थे, दूसरा किसी से पिक ही नहीं होता था। 2-3 साल उन्होंने दुनिया को बड़ा ज्यादा ट्रबल में डाला। जैसे ही टेक्नोलॉजी आई, सब कुछ देखा, उनका दूसरा रीड होना शुरू हो गया, सिकलैन मुश्ताक नहीं रहे। इसी तरह ये बाकी भी जिस तरह आप स्पिनर देख रहे हैं, सुनील नारायण की बात करें, और इंडिया के या उस पे हम बात करते हैं श्रीलंकन स्पिनर की भी, तो ये भी जब आए थे तो बहुत ज्यादा डेंजरस थे। बट हमने देखा कि विद इन 3-4 मंथ उनका जो स्पेल था, जो हम बात करते थे कि ये अनप्लेएबल है, वो बिल्कुल क्रिकेट से ही चले गए, दूर चले गए। तो वो अब ऐसा कोई मसला है नहीं है। और ये इंग्लैंड प्लेयर इसको टेस्ट में खेल चुके हैं। और T20 डिफरेंट क्रिकेट है। T20 में तो आपने स्लॉग करना है, स्वीप मारना है, कई शॉट्स आपके पास। और ये जो इंग्लिश कंडीशन जो है ना, इनको कंसिडरेशन में रख के मैं ये बात कर रहा था। और अभी भी मेरा मानना ये है, कल भी बारिश की फोरकास्ट है, तो आपकी स्विमिंग कंडीशन होगी, रात में डे नाइट मैच है, बल्कि नाइट मैच ही होना है, शाम हो चुकी होगी, तो आपका फास्ट बॉलर ज्यादा रिथल हो सकता है। आप नसीम अगर फॉर्म में है तो नसीम को रखें, अगर नहीं तो आप किसी और को डक कर सकते हैं। बट स्पिनर के साथ मेरा ख्याल है थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए रिस्की हो जाएगा, क्योंकि स्पिनर ने अगर 50-55 रन ही देने हैं तो वो गेम फिर अवे हो जाती है। और अगर आपको लगे कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है, तो मेरा ख्याल है ये अजहार ने अच्छा पॉइंट आउट किया कि आप इफ्तिखार को 1-2 ओवर यूज कर सकते हैं, आप साइम को 1-2 ओवर यूज कर सकते हैं, तो आपके पास बैकअप पे तो ऑप्शन अवेलेबल है। तो मेरा ख्याल है कि 4 पेसर के साथ और 1 रेगुलर स्पिनर के साथ जाएं। और आपका मकसद यही है कि कहीं ना कहीं उनको कंटेन करना है, क्योंकि गोरे जब मारना शुरू करते हैं तो वो रुकते नहीं है, तो आपके लिए वो ज्यादा बेनिफिशियल। वेस्ट इंडीज और यूएस दोनों के लिए आप ही कह रहे हैं 4 पेसर्स और 1 स्पिनर? नहीं, वेस्ट इंडीज की पिचेस जो हैं वो तो टोटली स्पिनर विकेट हैं। उधर तो बॉल लो बाउंस रहता है, बॉल ग्रिप भी करता है, स्पिन भी करता है, उधर तो आप 2 स्पिनर के साथ जाएंगे मस्त। जो इंग्लैंड की जो यूएसए की पिचेस हैं, उसको वो ड्रॉप इन पिचेस हैं, वो ऑस्ट्रेलिया से क्यूरेटर आए हैं, एडलेड की सॉइल यूज की गई है, उसमें बाउंस भी होगा, कैरी भी अच्छा करेगा, उसमें आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑपोजिशन आप पेसर को 4 पेसर डाल सकते हैं। बट वेस्ट इंडीज में मेरा ख्याल है, मेरा नहीं ख्याल कि आपको 4 पेसर के साथ जाना चाहिए, उधर आपका 3-2 का कॉम्बो चलेगा, 3 पेसर और 2 स्पिनर के साथ आप जा सकते हैं, क्योंकि वेस्ट इंडीज की पिचेस विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने देखा कि काफी ज्यादा डिटेरिएट हो चुकी है, लो बाउंस रहता है, थोड़ी स्लगिश हो चुकी है, बॉल ग्रिप भी काफी करता है। उधर हमारे स्पिनर आई एम श्योर कि अच्छा परफॉर्म करेंगे। वीडियो भी आपको दिखाई थी, हमने वो क्लिप दिखाया बाबर का, तो उसमें काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे थे अपने फैंस पर। तो इस पर आपका क्या रिएक्शन क्या है वैसे आपका? देखिए, ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, क्योंकि बाबर हमारे हीरो हैं, तो थोड़ा वो नेचुरली गुस्से हो रहे थे फैंस पे। लेकिन एक प्लेयर की प्राइवेसी होती है, तो फैंस को भी मेरा ख्याल है थोड़ा बहुत उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। और ख़ास तौर पे जब इतने हाई प्रेशर सिचुएशन में होते हैं फैंस, हो जब इस तरह बाज़ का थोड़ा इंटिमिडेटेड फील, एक हाई प्रेशर सिचुएशन में जब खिलाड़ी होते हैं, जब इस तरह फैंस आते हैं, तो बाज़ का थोड़ा इंटिमिडेटेड फील करते हैं और फील करते हैं कि हमारी प्राइवेसी को इन्वेट किया जा रहा है, तो उस हवाले से थोड़ा रिएक्शन कर पाते हैं, तो उसको इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। लेकिन बाबर से भी हमें तवक्को रखनी चाहिए कि वो जितने बड़े फैंस हैं, तो लोग उनसे, जितने बड़े खिलाड़ी हैं तो फैंस उनसे बहुत ज़्यादा चाहत करते हैं, मोहब्बत करते हैं। तो ये फैंस सिर्फ उनके करीब आके अगर तस्वीर वगैरह खिंचाना चाह रहे थे, तो उनका भी थोड़ा बेहतर रिस्पॉन्स हो सकता था, सिचुएशन को अवॉइड किया जा सकता था आपके ख्याल में? जी जी ठीक है। अच्छा इरफान, ये थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड भी हमें बता दीजिए, क्योंकि आप तो वहीं पर मौजूद हैं, आपने भी ये वीडियो देखी होगी। अब क्या इस सिचुएशन से बचा जा सकता था? बिल्कुल बचा जा सकता था। बाबर वैसे जो नॉर्मली हैं, हमने देखा बड़ा कूल एंड काम रहते हैं और बड़ा अच्छा कामली बिहेव करते हैं। और इवन हमने देखा कि इधर जितने भी फैंस आते हैं, कुछ सबके साथ वो पिक्चर बनवाते हैं। बट एज ए ह्यूमन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप फिर कहीं ना कहीं जब आपके ऊपर प्रेशर बिल्ड हो रहा था, क्योंकि इधर बाबर पे प्रेशर बहुत ज्यादा है। बाबर की कप्तान जहां उससे उनसे दुनिया पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि वो टॉप 3 के अगर आप कहें ना सेलिब्रिटीज, उनके अंदर काउंट किया जाता है, उनकी व्यूशिप सबसे ज्यादा है शायद। तो जहां दुनिया उनको प्यार करती है, उधर ऑब्वियसली उनका कंसर्न भी होता है कि वो उनके पास आए। और इन्हीं की वजह से प्लेयर की जो हम बात करते हैं रिकग्निशन है, जो जो उनका नाम बनता है, इन्हीं फैंस की वजह से बनता है। बट फैंस भी आपको पता है हर तरह के होते हैं, कोई आके ज्यादा पैनिक कर जाता है, वो पास आना चाहता है, पिक्चर बनाता है। बट बाबर इसको हैंडल कर सकते थे, बट वो उसी मेरा ख्याल है प्रेशर की वजह से नहीं कर पाए। और अभी हसन अली से और शादाब का भी हमने देखा कैसे छोटे इंसिडेंट हुए। शादाब का तो आज सुबह हुआ कि शादाब से भी एक फीमेल फैन ने आके कहा कि आप इतने छक्के क्यों खाते हैं। तो शादाब को हमने देखा कि उनका
चेहरे के जो एक्सप्रेशन थे वो आउट हो गए, बट उन्होंने कंट्रोल किया, उन्होंने आगे से रिस्पॉन्ड उस तरह नहीं किया, तो वो बट फौरन फिर पिक्चर 2-4 बनवा के फैंस के साथ वो निकल गए। तो ये ऑन एंड ऑफ आते हैं लॉबी में, अपने फैंस से पिक्चर बनाते हैं, बट फैंस पूरा पूरा दिन इनका वेट करते हैं। जिस भी होटल में जाते हैं ये, तो फैंस बाहर खड़े रहते हैं, इनकी एक झलक को देखने के लिए खड़े रहते हैं। मैंने लीड्स में भी देखा, मैंने बर्मिंघम में भी देखा कि फैंस होटल के बाहर 4-4 घंटे, फैमिलीज इवन वो इनका वेट करती हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि प्लेयर पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि प्लेयर ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एम्बेसडर भी है और बाकी सबको भी मैसेज आता है। और आजकल तो आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज कैप्चर की जा रही है, वीडियोस बन रही हैं। बाबर ने गुस्सा भी इसी चीज पे किया कि आप, मैं प्राइवेट बात कर रहा हूँ या कुछ है, आपने कैमरे निकाले हुए हैं और आप मुझे बात भी नहीं करने दे रहे। वो पॉइंट ठीक था, लेकिन उसको वो कम्युनिकेट जरा अच्छे तरीके से कर सकते थे। और जो बाबर का स्टेचर है एज ए कैप्टन ऑफ पाकिस्तानी टीम, ये मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा प्राइड है। आपको उस प्राइड और लेगेसी का भी ख्याल रखना चाहिए। आप में और एक एवरेज प्लेयर में फर्क होना चाहिए। तो ये मेरा ख्याल है कि बाबर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी ज्यादा आती है कि वो उसको अच्छे तरीके से केटर करे। अच्छा इजहार, प्रेशर की बात की है इरफान ने, तो प्रेशर तो ग्राउंड पे तो सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है, आवाज़ें भी पड़ रही होती हैं, ठीक है, और स्लोगन्स भी लग रहे होते हैं, तो क्या ये प्रेशर जो है वो परफॉर्मेंस को डिस्टर्ब नहीं कर देता? डेफिनेटली जब आप इतने हाई परफॉर्मिंग इंडिविजुअल होते हो तो प्रेशर इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, तो यू हैव टू लिव विद इट, और आपने उसके अंदर ही सारी परफॉर्मेंस देनी होती है। और जो मायानाज खिलाड़ी होते हैं, जो बड़े खिलाड़ी होते हैं, वो उसको ओवरकम करके आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंसेस देते हैं। तो जहाँ ग्राउंड के अंदर प्रेशर होता है, तो इरफान ने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया कि जब आप इतनी एक लार्जर दैन लाइफ बन जाते हो, तो ना सिर्फ आपके ऊपर ग्राउंड के अंदर प्रेशर होता है, लेकिन जब आप बाहर आउट ऑफ द ग्राउंड जाते हो या नॉर्मल अपनी रूटीन की एक्टिविटीज़ कर रहे होते हो, तो उसका भी एक अपने आप को, उस पर्सनैलिटी को या उस इमेज को कैरी करने का अपना एक और प्रेशर है। लेकिन हमें मज़ा रखना चाहिए कि जितने भी बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द ये हैं तो इंसान, ह्यूमन हैं, तो इनकी भी थोड़ा सा कंट्रोल फीलिंग्स हैं, गुस्सा है, प्रेशर्स को लेना भी चाहिए। अगर हो भी गया तो कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। इजहार आपका बहुत शुक्रिया, इरफान आप कार्डिफ से मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। और आपने ये भी बता दिया कि जो है कल बारिश का इम्कान है और हम दुआ करते हैं कल का मैच हो जाए। प्रोग्राम का वक्त खत्म, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।